नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मोहन नौटियाल, इतिहास विभाग राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डाकपत्थर। आज हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। हमें ये समझना चाहिए कि 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड ने 1858 के अधिनियम का निर्माण किया और वो उन्हें ऐसा लगा कि वो पूर्णतः कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, जिस कारण 1861 में ठीक 3 साल बाद, 58 के ठीक 3 साल बाद एक भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम ने भारत में विभागीय और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ किया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत करी और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को एक नया रूप दिया, अर्थात एक विभागाध्यक्ष और एक मंत्री, एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इस प्रकार की एक व्यवस्था का निर्माण इस समय काल में इस अधिनियम के द्वारा किया गया। इसको युगांतकारी घटना के मुख्य कारण और भी हैं, जैसे इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विस्तारण में भारतीयों को नामजद करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात भारतीयों को पहली बार भारतीय व्यवस्था में सत्ता के समीप लाने का प्रयास इसमें किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें ये किया गया कि सत्ता के विकेंद्रीकरण, विधायी शक्तियां, क्योंकि सरकार 1853 के एक्ट में प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय सत्ता ही समस्त प्रांतों के लिए, चाहे बंबई, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य प्रांत हो या यूनाइटेड प्रोविंस हो, इन सब के लिए केंद्रीय विधान परिषद ही या गवर्नर जनरल ही कानून का निर्माण करेगा, जो एक अपर्याप्त नजर आ रहा था। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग दशाओं का निर्धारण नहीं किया जा पा रहा था। इस कारण से इस अधिनियम में पहली बार सत्ता के गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। बंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। ये इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें नजर आती है। इस अधिनियम के पारित करने के अनेक कारण हमें दिखाई देते हैं। इस अधिनियम के अनेक कारण हमें नजर आते हैं, जैसे ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। ब्रिटिशर्स 1857 से पहले भारतीयों को सत्ता के समीप नहीं देखना चाहते थे। वो सारी शासन सत्ता अपने हाथ में देखना चाहते थे, अपने हाथ में रखना चाहते थे। परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी के बारे में सोचने लगे, जिस कारण से सत्ता में स्थान देते हुए 1861 के अधिनियम में उनको नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, परिषद में अनेक दोष थे। 1853 के अधिनियम में जो परिषद के केंद्रीयकरण की व्यवस्था की गई थी, वो एक दोष था। इस दोष को दूर करने का प्रयास किया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल के अनावश्यक अधिकार थे। गवर्नर जनरल को प्रांतों के लिए आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब वो कभी भी किसी भी प्रांत के लिए अपनी तरफ से एक आदेश जारी कर देता था, जो एक समस्या बन के उभर रहा था, और उस आदेश के कारण वो आदेश एक कानून के रूप में लागू किया जाता था, जो एक बड़ी समस्या नजर आ रही थी। चौथा, भारतीयों की इच्छा सत्ता के समीप रहने की, सत्ता में अपनी भागीदारी की उपस्थिति को देखने की, वो इस अधिनियम के द्वारा पूरी की गई। इस अधिनियम में अनेक उपबंधों का वर्णन किया गया, अनेक धाराएं हैं जो हमें इस अधिनियम को ज्यादा अच्छे ढंग से समझने में मदद करती है। इस अधिनियम में भारतीयों को क्या प्रदान किया गया या क्या संशोधन, भारतीय शासन व्यवस्था में क्या संशोधन किया गया, इसके बारे में कहा गया है। इसके बारे में उपबंध दिए गए। नंबर 1, इन्होंने वायसराय परिषद में 5वें विधि सदस्य की नियुक्ति करी। एक विधि वेता की नियुक्ति की गई 5वें सदस्य के रूप में, जिससे कि वायसराय परिषद विधिक राय भी ले सके। दूसरा, वायसराय परिषद को नियम बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। वायसराय परिषद किसी भी विषय पर अपने नियम बना सकती थी, जो एक सुविधा के अनुसार कार्य करने की या सुविधाजनक व्यवस्था को प्रारंभ करने की और एक नया कदम था।
कानून बनाने के लिए वायसराय को की कार्य परिषद न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मतलब कार्य परिषद में गवर्नर जनरल या वायसराय अपनी तरफ से 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। ये एक सबसे बड़ा प्रावधान था। इसके अतिरिक्त हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत इस का सबसे महत्वपूर्ण विषय नजर आता है। सत्ता इन्होंने कानून बनाने के लिए अधिकार दे दिए कि बंबई और मद्रास के प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया, परंतु एक शर्त के साथ यह अनुमति प्रदान की गई कि वो गवर्नर जनरल वो कानून गवर्नर जनरल की उन कानूनों को बनाने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। इसमें एक उपबंध था जिसमें किसी भी संकटकालीन समय काल में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही गवर्नर जनरल एक अध्यादेश जारी कर सकता था, जो 6 माह तक वैलिड था। यह प्रावधान हमें वर्तमान व्यवस्था में वर्तमान संसदीय प्रणाली में भी नजर आता है, जिसमें भारतीय विभिन्न मतलब किसी भी संकट काल की स्थिति में या किसी कानून को अति आवश्यक रूप में लागू करना हो तो भारतीय संसद की अनुमति के बिना ही, भारतीय संसद में पारित किए बिना ही उसको अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया जाता है, जो 6 माह तक वैलिड होता है। इनको भी 6 माह तक ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी और जो 6 माह तक ही वैलिड नजर आता था। इस अधिनियम में अनेक दोष भी हमें नजर आते हैं। इस अधिनियम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, इसमें दो राय नहीं, परंतु कुछ दोष हैं। जैसे इसमें गैर सरकारी जो सदस्य सम्मिलित थे वो हमेशा गवर्नर जनरल के पिछलग्गू बनकर नजर आते थे। वो गवर्नर जनरल के हाँ में हाँ भरते थे या अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते थे या अपनी तरफ से कुछ उसका विरोध नहीं करते थे, उसकी किसी भी वीटो का विरोध नहीं करते थे, उसके किसी भी कार्यप्रणाली का विरोध नहीं करते थे। दूसरा, विधान परिषद एक नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई थी। चार्ल्स वुड ने एक बार कहा है कि प्रस्तावित विधान परिषदें बिल्कुल राजा के दरबार के समान है। राजा के दरबार के समान है मतलब सामंतों को बोलने का तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन सामंतों की राजा सुने या न सुने उसकी इच्छा पर निर्भर करता। विधान परिषद के सदस्य वो कहते तो थे, लेकिन गवर्नर जनरल को एक वेटो का अधिकार प्राप्त था, जिससे वो किसी भी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को शांति व्यवस्था उत्तम सरकार बनाने के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, जो एक स्वायत्त शासित संस्था के नियमों के खिलाफ हमें नजर आता है। 1861 के अधिनियम 1861 के अधिनियम निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह एक भारत में उत्तरदायी संस्था की सूत्रपात था। मतलब एक भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत थी, जिसमें हमने विभागीय कार्य प्रणाली और मंत्रिमंडलीय कार्य प्रणाली, इसके साथ सत्ता के विधायी क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की नीति की जो शुरुआत है वो हमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देती है। इसके बाद ही प्रथम विकेंद्रीकरण के नियमों के बाद ही 1866 1862 के अधिनियम, 1886 और 1897 के अधिनियम में क्रमशः बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब को भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस प्रकार से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में यह अधिनियम एक श्रेष्ठतम अधिनियम के रूप में कहा जाए, माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भारतीय संवैधानिक इतिहास की सही मायने में शुरुआत होती है। धन्यवाद।